नमस्कार, मैं यशवर्धन उमंग, इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा सीटों पर सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होने जा रहा है। मतदान प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। प्रदेश में कुल 598 उम्मीदवार मैदान पर हैं। हम आपके बीच लाए हैं वरिष्ठ पत्रकार शिव श्रीवास्तव जी को। शिव श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज में। धन्यवाद जी, लगातार चूंकि हम आपको चुनावी पूरा अपडेट देते आ रहे हैं, इसी बीच आप देख सकते हैं कि चूंकि मतदान अभी 8 बजे से प्रारंभ हो चुका है और कुल अगर मैं कहूं तो दुर्ग में जो है हुआ है टोटल वो 5.49% वोटिंग हुई है अभी तक। तो इसमें और कितना इजाफा देख सकते हैं? सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो दुर्ग ग्रामीण में हुई है। जहाँ तक कि सवाल ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदाता हैं पहले वोटिंग कर रहे हैं, उसके बाद खेत खलिहान की ओर जाते हैं। इसमें सुबह से भारी भीड़ के कारण मतदान का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। वहीं शहरी क्षेत्रों में क्या है कि लोगों में आराम से 9-10 बजे नहाने के बाद आराम से अपना मतदान देने जाते हैं। खास करके व्यापारी वर्ग 11-12 बजे अपने दुकान खोलते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। तो इस कारण क्या है कि मतदान का प्रतिशत शहरी क्षेत्र में कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इसी बीच हम अगर देखें, चूंकि हमारे पास आंकड़े भिलाई नगर विधानसभा और पाटन में ज्यादा फर्क नहीं, जो आपने बात कही कि देर सुबेरे लोग उठते हैं तो शहर में, तो दुर्ग में भिलाई नगर में 5.85% वोटिंग अब तक हो चुकी है। मैं इधर 3-4 को चेक करते हुए आया तो भीड़ इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है कि वोटिंग का परसेंट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आप जो बता रहे हैं 9 बजे का है, अब 10 बजे का में काफ़ी बढ़ जाने की संभावना है। 10 से 12% आने की संभावना है। और पिछले चुनाव जो 20 इसमें हुए थे उसमें ऐसा लगता है कि 74 से 75% वोटिंग हुआ था, वो भी नक्सली बहुल क्षेत्रों में और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। तो ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे शहरी लोग कुछ अधिक वोट देंगे। वोट का परसेंटेज हर घंटे बढ़ते जाने की संभावना दिख रही है। और चूंकि आप लगातार सर्वे किए हैं, तो क्या लग रहा है आपको अभी कि मतदान जो हो रहा है वो क्या फैक्टर पे इस बार लोग अपना वोट दे रहे हैं? क्या अधिकतर फैक्टर विकास की ओर देख रहे हैं। जिस क्षेत्रों में विकास हुए हैं वहाँ पर क्या है कि वोट का भी प्रतिशत बढ़ेगा और लोगों में फिर से वोट देने की जागृति आ रही है। और जहाँ वोट का यानी विकास कम हुए हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में विकास जहाँ जहाँ कम हुए हैं, तो वहाँ पर स्थिति निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के विरोध में जा सकता है। जैसा आपने कहा कि सत्ता पक्ष के विरोध में जा सकती, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। ग्रामीण में बहुत ज़्यादा हद तक कांग्रेस दावा कर रही थी कि ग्रामीण में कांग्रेस निकालेगी, पर जैसा आपने बताया कि ग्रामीण में भी लोग नाराज चल रहे हैं। तो क्या कारण है? उसका मुख्य कारण है जैसे कि मनरेगा का है और सीधा केंद्र से पैसा आता है सरपंचों को। उस पैसे का उपयोग गौठान अब ये वगैरह में कर दिया गया, जिसके कारण क्या है कि सरपंच और पंच लोग अपने क्षेत्र में नाली, सड़क, ये गली, पानी वानी की सही ढंग से व्यवस्था नहीं कर पाए। इस कारण क्या है कि अधिकांश ग्रामीणों में नाराज़गी है। वहीं 5 से 10% ऐसे हैं जो गौठान से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर रीपा ये वगैरह अपना मिनी औद्योगिक क्षेत्र खोले हैं। उस क्षेत्र में निश्चित रूप से ग्रामीणों को काम मिला है, खास करके महिलाओं को। तो ऐसे कुछ ही क्षेत्र हैं जहां उसमें सत्ता पक्ष को फायदा मिलने की संभावना है। चूंकि इस बार देखा जा रहा है कि महिला वोटर की संख्या ज़्यादा है पुरुष वोटर से, तो इसका आप कैसा देखते हैं इसको? महिलाओं को आकर्षित करने के लिए दोनों मुख्य पार्टी कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने तीर छोड़े हैं। जिसका तीर निशाने में लग रहा है वही जीतने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। भाजपा 12,000 तो कांग्रेस 15,000, तो कोई स्कूटी देने को तैयार तो कुछ ये करने को तैयार। परंतु लगता ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के विकास कोई नहीं चाहते। जब पैसा रहेगा तभी तो, यदि बांट देंगे सबको, यानी आलसी बना देंगे, मुफ्त खोर बना देंगे, तो कैसे विकास होगा? इसके लिए क्या है कि एक अच्छी नीति की ज़रूरत है। अब इसका निर्णय जो नई सरकार बन के आएगी उसको करना। 3,000 की जो आपने बात की, 12,000 बीजेपी दे रही है, 15,000 कांग्रेस दे रही है, तो ये जो 3,000 का गेम है,
ये कितना किसकी तरफ झुक सकता है? 3000 का गेम झुकने का विशेष कोई कारण नहीं कह सकते कि किसी पक्ष में झुके, क्योंकि इसको कुछ लोग अभी जुमला समझ रहे हैं। अभी बात तो कर रहे हैं भविष्य में देंगे कि नहीं देंगे। जैसे शराब के लिए कहे थे कि हम शराब बंदी कर देंगे, शराब का बंदी नहीं किए। हम क्षेत्र में विकास करेंगे, विकास नहीं किए। यहाँ तक कि सड़क के गड्ढे भरने की बात हुई थी, गड्ढे तक नहीं भरे। तो इस प्रकार क्या है कि लोग समझते हैं राजनेताओं के भाषण और इसमें बहुत अंतर रहता है। घोषणा पत्र का यदि सही ढंग से पालन हो तो क्षेत्र का विकास होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इस सोच से जो इस पार्ट में जब वोट देने जाते हैं उस समय वो डिसीजन लेते हैं, पहले कह नहीं सकते कि वो किस में वोट देगा। चूँकि एक समस्या एक और है कि जो किसानों को इस बार बोनस दोनों पार्टियों ने देने का ऐलान किया है। किसानों को तो 2 साल का बोनस नहीं दिए कांग्रेस ने, तो इसके कारण तो क्या है कि किसान नाराज थे ही, पर वो तब देंगे। परंतु भाजपा ने निश्चित रूप से घोषित कर दिया कि हम 2 साल के पुराने बोनस को भी देंगे। और अभी जो खरीदी करेंगे 3100 रुपये में धान की, तो ये तो खैर ये क्या है कि आप किसानों की हित देख रहे हैं। किसानों को जनसंख्या आप एक दृष्टि से माना जाए तो 60% में 10% ही बड़े किसान हैं जिनको फ़ायदा होता है। जिनके 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है वो कितना धान बेचेगा, कितनी कमाई कर लेगा। तो परंतु जो 40% वो लोग हैं, नौकरी पेशा हैं, अदारे हैं, व्यापारी हैं, छोटे छोटे लोग हैं, ये है उनको जो चावल का भाव जिस तेज़ी से बढ़ रहा है अन्य राज्यों की अपेक्षा। एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो HMT चावल है आपके पड़ोस में 35 रुपये किलो है, यहाँ पर 50 रुपये है। आपका उड़ीसा में 30 रुपये है, यहाँ पर 50 रुपये है। इस प्रकार क्या है कि लोग समझ गए हैं कि ये एक वास्तव में यानी बंदर बाट कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, केवल वोट के लिए, सत्ता के लिए। तो ये समझ गए हैं, परंतु क्या है कि अपनी सोच से ही सामने वाले को वोट देंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्भाग्य की बात यह है कि तीसरी कोई विकल्प ही नहीं है, या तो भाजपा या कांग्रेस। तीसरा विकल्प जनता का कांग्रेस था, वो तो कहीं पर दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि आपका पाटन क्षेत्र में नहीं, यानी इतना कमज़ोर है कि वोट कटुआ के नाम से है, वही स्थिति रेणु जोगी के कोटा में है। चूँकि आपने विकल्प की बात कही और लगातार हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी ने पिछले बार 2 सीटें जीती थी, उसमें से 1 सीट विधायक कांग्रेस में चले गए, तो 1 सीट तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में और जनता जोगी कांग्रेस भी मैदान में है। तो जो जोगी कांग्रेस है उनके पास पिछले बार 5 सीटें थी। इस बार उन्होंने जो घोषणा पत्र लाया है वो उन्होंने उसको स्टैम्प पेपर करके बकायदा लाया है कि अगर मैं ये घोषणा पत्र, अगर मैंने इसके वादे पूरे नहीं किए तो मुझे जेल भी हो सकती है। तो इससे कितना परिवर्तन पड़ेगा जनता के मतदान के वक्त चुनाव करने में कि किसको वोट देना? अभी कुछ ही दिन पहले ही अखबारों में छपा है आपराधिक घोषणा पत्र। तो सर्वाधिक अपराध प्रकरण के दर्ज अमित जोगी के नाम पर है, करीब 34 अपराध। और उस स्थिति में यदि वो कहता है कि मैं घोषणा पत्र जो दिया हूँ उसको पालन करूँगा, तो मुझको तो नहीं लगता को करने की उतनी शक्ति रहेगी। और जहाँ पहले 5 थे वो घट करके केवल 2 हो गए थे। और स्थिति ये है कि दोनों जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो उनकी मां रेणु जोगी हो चाहे एक अन्य है, वो उनकी भी जीत की संभावना दिखाई नहीं दे रही। तो पाटन में आपका कहना है कि पाटन में केवल वो वोट काटने के लिए खड़े हैं? निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि वो वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। इसका फायदा बीजेपी को? निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस के ही वोट काटेगा और बीजेपी को ही फायदा मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी का कैसा देखते हैं आप? चूंकि आपने बताया आप लगातार सर्वे कर रहे थे और छत्तीसगढ़ का आपने सर्वे किया, तो आम आदमी पार्टी बीते 2 साल से काफी सक्रिय है छत्तीसगढ़ में और उनके नेता भी आते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। वो उनका काम केवल यही है कि वोट कटुआ होना चाहिए और जितना वोट कटेंगे उससे बीजेपी को नुकसान होगा, ये सोच के वो चल रहे हैं। परंतु यहाँ कह नहीं सकते, एक सिंगल सीट भी जीत जाएगा ये आम आदमी पार्टी तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जोगी कांग्रेस का क्या लग रहा है? जोगी कांग्रेस की भी स्थिति भी लगभग वैसे ही है। चूंकि भिलाई नगर विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ पे जोगी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं
और उधर कांग्रेस से देवेंद्र यादव और भाजपा से प्रेम प्रकाश पांडे, वहाँ का कैसा लग रहा है आपको चुनाव? यहाँ तक कि जो भी कांग्रेस का है उसको पहले कहे थे कि त्रिकोणात्मक यानी संघर्ष होने की संभावना है, परंतु कहीं नहीं दिखाई दिया कि त्रिकोणीय संघर्ष है। अपन यही कह सकते हैं कि वो भाजपा का वोट काट सकता है, कांग्रेस का तो खैर काटने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अल्पसंख्यक क्षेत्र के आदमी को खड़ा किया गया है। चूंकि आप किसानों की हम बात करें तो किसान कितना बड़ा फैक्टर रहेगा इस बार, क्योंकि भूपेश बघेल को किसानों का नेता कहा गया है कि किसानों का देखभाल इन्होंने की है, किसानों की सुनवाई इन्होंने की है, तो किसान कितना बड़ा फैक्टर रहेगा? जैसा आपने बताया 60% किसान है। 60% किसान है तो इनका फैक्टर मात्र 20 से 25% होगा, और मेन फैक्टर होगा अब युवा वर्ग का, जिनको नौकरी की तलाश है, रोजगार की तलाश है, उन लोगों के फैक्टर कम से कम 40% को प्रभावित करेगा। खास करके नए युवा वर्ग जो आ रहे हैं, पहली बार मतदान कर रहे हैं, उत्साह के साथ कर रहे हैं, मुझको नहीं लगता कि वो कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ, जो NSUI ये वगैरह से जुड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट यूनियन से ये वगैरह से उनका पक्ष कांग्रेस के पक्ष में जाना लगभग तय है। दुर्ग ग्रामीण का क्या देख रहे हैं आप? दुर्ग ग्रामीण कैसा लग रहा है आपको? दुर्ग ग्रामीण में चूंकि बड़े कद्दावर नेता है ताम्रध्वज साहू और सामने ललित चंद्राकर हैं बीजेपी से। मैं पिछले 5 वर्षों को ये देखा हूँ, उससे पहले वो ये भी रहे, सांसद भी रहे हैं, और उतने कहीं भी प्रभाव ऐसा नहीं छोड़ा है कि मैं एक गृह मंत्री था, मैं एक सांसद था। हाँ, निश्चित रूप से अपने समाज वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। मैं ये नहीं मान सकता कि उन्होंने प्रदेश के हित के लिए कोई काम किया है। उसका कारण क्या है कि आप चाहे नक्सली आंदोलन को दबाने का हो, चाहे आपका कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था कहीं भी लुंज पुंज व्यवस्था रही, जैसे अभी तत्कालिक एग्जाम्पल के लिए अपन कल 2-2, 3-3 जगह जो घटनाएं हुई ये, और थाने में कार्रवाई नहीं करना, जिसके कारण क्या है कि इधर विजय बघेल को, इधर साजा में अपना रवीन चौबे के विरुद्ध में ईश्वर साहू, और तीसरा आपका लोरमी क्षेत्र में, और तो आखिर में उनको कहना पड़ गया कि यहाँ बंगाल की राजनीति चला रहे हैं, हिंसा की राजनीति हो रही है, और खून से लथपथ लोग हैं, उनके विरुद्ध में भी यानी न तो रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं न तो कार्रवाई कर रही है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की तो लगातार हम कवर करते रहते हैं कि आए दिन कभी चाकूबाजी घटना, चेन स्नैचिंग घटना, और उसी कड़ी में कल दुर्ग से एक आरोपी अभिषेक झा जो भागा था, उसने अमलेश्वर में एक हत्या कर दी थी, दिन दहाड़े ज्वेलर की हत्या कर दी थी गोली मार के, तो वो फरार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, या मैं कहूँगा गृह विभाग की लापरवाही इसमें निश्चित रूप से इसमें गृह विभाग की लापरवाही है। पुलिस तो क्या है कि बंधे हुए हाथ है, सत्ता के सामने में कहीं भी आप देखिए पुलिस के हाथ बंधे रहते हैं, कार्रवाई करने में उतने सक्षम नहीं होते। अपन एग्जाम्पल की कहते हैं महादेव एक है, कार्रवाई करना शुरू किया, एसपी का ट्रांसफ़र कर दिए, कुछ भी कार्रवाई ये हुआ तो मैंने एसपी थानेदार ये तो यानी ये है, और जबकि यही कहा जाता है उसको कि यहाँ के जो गृह मंत्री है एक सिपाही का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये सत्य है, लोगों को कहना है। चूँकि आपने महादेव ऐप की बात की और ईडी ने भी अपने प्रेस रिलीज में भूपेश बघेल के बारे में कहा है कि मुख्यमंत्री ने 508 करोड़ रुपए लिए, तो क्या ये जो बयान ईडी के द्वारा है चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, और दूसरी चीज क्या ये वोटर का एक माइंड चेंज करने के लिए? निश्चित रूप से युवा वर्ग का माइंड वोटर का चेंज हो चुका है, और अपने तरीके से उन लोग वोट करेंगे। हर को विश्वास हो गया है कि जो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जो जिस प्रकार का है, इसको राजनीतिक संरक्षण है, और छत्तीसगढ़ का संरक्षण मिला हुआ था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के हजारों युवा इसमें फंसे हुए थे, कई जेल जाने के रास्ता में, कई जेल जा चुके हैं, और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है आने वाले समय में पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है। तो अभी चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे सीएम असम के, उन्होंने एक बयान दिया है इंडियन न्यूज को कि ईडी अभी आई नहीं है, ईडी चुनाव के बाद आएगी।
ईडी पहले भी आ चुकी है और चुनाव के बाद भी आएगी। और ईडी आप हम सब देखते हैं, जहाँ भी कार्रवाई होती है नोटों के गद्दी निकलता है, बैंकों से नोट गिनने की मशीन बुलाई जाती है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन खरीदे हुए हैं राजनेता लोग, उनके पोल खुलते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ईडी का आना केवल चुनाव की दृष्टि से आते हैं? बिल्कुल, ईडी जहाँ पे भी आई है खाली हाथ नहीं गई है, ये तो है। तो ईडी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ और अभी चुनाव मतदान जारी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी रहेंगी। और जैसा महिला वोटर्स है, इस बार महिला वोटर्स को लुभाने के लिए जो 12,000 और 15,000 की घोषणाएं की थी, तो इससे क्या महिला ये सोचकर इस बार वोट डालेंगी, या चुनाव में कुछ उनको उम्मीद है विकास की? महिलाओं को विकास के तो कम है, परंतु क्या है, जैसे उनको घरेलू महिलाएं हैं, उनको गैस का सिलेंडर कम रेट में मिले, राशन कम रेट में मिले, निःशुल्क मिले, इस की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जहाँ तक कि पैसा का, तो खैर स्वाभाविक है, महिलाओं में पैसा के प्रति आकर्षण होता है और घर परिवार उन्हीं को चलाना पड़ता है। तो इसमें कौन मैंने भारी पड़ेगा, ये तो चुनाव के बाद बताएगा। सही बात है। और एक बेरोजगारी भत्ता, जो सरकार ने कहा है कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता, तो क्या आप इसको कैसा देखते हैं, पहली चीज तो, और इसका कितना असर पड़ेगा? बेरोजगारों को भत्ता देने से अच्छा है बेरोजगारों को रोजगार दो। आप अडानी का, बड़े बड़े उद्योगपति का आप विरोध कर रहे हैं, तो उद्योग नहीं खुलेंगे तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? केवल गाली देने से ये नहीं होता, रोजगार के लिए चाहिए, उद्योग चाहिए। खेती से एक सीमित साधन है, जितने ज़्यादा उद्योग आप खोलेंगे उतने ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। सैकड़ों इंजीनियर, क्या हजारों इंजीनियर पास हुए पड़े हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, स्वाभाविक बात है। और जहाँ तक बेरोजगारी भत्ता देना इन्हें मूर्ख बनाने का है। कितने को दे सकते हैं आप? देने को 10 लाख को देना थे, दिए थे 1-1.5 लाख को, तो ये तो अच्छी बात नहीं है युवा वर्ग के लिए खास करके। अब समय हो चला एक ब्रेक का, आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना, मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात, वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है, वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोलका, भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोहका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। हमारे साथ मौजूद है श्री श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार। श्रीवास्तव जी, एक चूंकि रायपुर में भी आपने दौरा किया है, रायपुर की जो रायपुर पश्चिम है, विकास उपाध्याय और राजेश मुनत, वहाँ कैसा दिख रहा है? अभी तक की स्थिति में तो राजेश मुनत थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे थे और विकास उपाध्याय
कार्यकर्ताओं के बलबूते उसी बीच हम बात करेंगे रायपुर नगर जो दक्षिण सीट है और बड़ी चर्चित सीट है, बृजमोहन अग्रवाल और महंत राम सुंदर दास। तो वहाँ पे क्या फाइट मिल रही है बृजमोहन अग्रवाल को कि या वन वे? बृजमोहन अग्रवाल को बड़ी कड़ी टक्कर दे रहा है। उसका देने के कारण क्या है, एक तो वो क्षेत्र क्या है, दूधाधारी मठ का है। दूधाधारी मठ यानी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मठों में आता है और सबसे धनी मठों में है, और जिसका वो ये है, मुखिया है, ट्रस्टी है। तो उस और इनका आसपास से जैसे जांजगीर चांपा से चुनाव लड़ते रहा है और विजयी रहते रहा है, परंतु इस बार भी वहीं से टिकट मांगा था। अनमने मन से इसको मजबूरी में चुनाव में खड़ा किए हैं और उस क्षेत्र में प्रभाव अच्छा है। इस कारण क्या है कि दोनों में कड़ी टक्कर है। कौन जीतेगा स्पष्ट अभी तक के नहीं हो पाया है। मतलब कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर जी, पहली बार इसको कांटे की टक्कर मिल रही है। पहली बार कांटे की टक्कर। तो कम मार्जिन से जीत हासिल होगी या ज़्यादा से ज़्यादा? हार जीत का अंतर 4-5 हज़ार से अधिक। पिछले बार 17,000 था हार जीत का अंतर, इस बार वही 5-7 हज़ार के आसपास होगा। चूँकि अभी रायपुर ग्रामीण की हम बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ मोतीलाल साहू को टिकट मिला है और पंकज शर्मा को मिला है कांग्रेस से, जो कि वर्तमान विधायक सत्यनारायण के बेटे हैं। तो सत्यनारायण के प्रभाव क्षेत्र के कारण क्या है, पंकज की स्थिति मजबूत है। जहाँ तक कि मोतीलाल साहू का उसका चुनाव प्रचार भी कमज़ोर है। अब व्यापक एरिया है, विस्तृत एरिया है, जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया है, खास करके औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर उसके एरिया है नहीं पहुँचा। रायपुर ग्रामीण काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विस्तृत। चूँकि मोतीलाल साहू की हम बात करें तो पिछले बार पाटन से उनको टिकट मिली थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ और वो वहाँ से हारे भी थे। तो अभी भी स्थिति उसके ये नहीं है। चूँकि धरसीवा से एक्टर अनुज शर्मा उनको उतारा है बीजेपी ने और छाया वर्मा जो है उनको कांग्रेस ने उतारा है, तो वहाँ पे कितनी टक्कर मिल रही है? क्या जो बीजेपी ने ये दाव खेला है कि एक एक्टर को टिकट देने का, वो एक्टर को टिकट दिया वहाँ तक सही है, परंतु उस क्षेत्र का नहीं होने का उसको नुकसान हो रहा है। कार्यकर्ता उसको सही ढंग से मिल नहीं रहा है। तो छाया वर्मा क्या है कि पहले भी ये है, राज्यसभा के ये रही है, सांसद रही है, ये है, तो उसका प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा है, तो उसके जीत की संभावना अधिक है। भाटापारा का क्या है? भाटापारा में दो धुरंधर हैं, एक वर्तमान सत्ता में है और दूसरा शिवरतन शर्मा। वो कौशिक है, इंद्र कुमार साहू जो कांग्रेस से है वो है जी, इंद्र कुमार साहू है जी जी, और नितिन से शिवरतन शर्मा है। तो इसमें शिवरतन के बाजी मार सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर काफ़ी ये हो रहा है, टसल से चुनाव हो रहा है वहाँ। और अभी हम विलायनगर की बात करें तो चूंकि प्रेम प्रकाश पांडे कद्दावर नेता है और जो बीजेपी में एक एज लिमिट रहती है, उस एज लिमिट को देखते हुए शायद उनका अंतिम चुनाव निश्चित रूप से उनको टिकट मिल जाना उनके लिए सौभाग्य की बात है और इस चुनाव को जीतना उसके लिए महासौभाग्य होगा। खास करके देवेंद्र यादव जिस तरह से कि जो कार्य करने की शैली है उससे युवा वर्ग जुड़े हैं, महिलाएं जुड़ी हैं और भले उसके विरुद्ध में कितने भी ये आ गए, कई प्रकरण हो गए, परंतु उसके बावजूद भी अपने लोकप्रियता को उसने नहीं खोई। इस कारण क्या है, टक्कर दोनों में कांटे की है। ये जो बार बार देवेंद्र यादव को ईडी
घर में आई, तलाशी की और फिर बुलाया भी गया, बीच में समन भी दिया था, तो शायद वो बोले हमको समन मिला नहीं, जवाब नहीं मिला, तो ये कितना देवेंद्र यादव के विरुद्ध हो सकता है? जहाँ तक ईडी की कार्रवाई है वो तो उसके विरुद्ध में है ही, समझ में नहीं जाना और वो अपनी गलती को स्वीकार करने जैसा है। परंतु क्या है, चूंकि चुनाव के समय था, इसके कारण क्या है कि ईडी ने भी छूट दे दिया। समन्स सब 6 तारीख को वो जाते हैं, या फिर सेकंड समन्स में नहीं गए तो थर्ड समन्स में गिरफ्तारी होना पक्का रहता है। चूँकि 540 करोड़ का जो कोल स्कीम है उसमें सीधे सीधे इनका नाम जुड़ा हुआ है। अब उसको कैसे निपटते हैं ये तो राजनीतिक स्तर पे तो नहीं निपट सकते। एक बिलाईगढ़ से जो विधायक थे जिनका टिकट कांग्रेस ने काटा, वो भी कोल स्कैम में थे। हाँ, राय जी, तो चंद्र, उनको चूंकि उनको टिकट नहीं मिला, मगर इनको टिकट मिला है, कांग्रेस ने इनके ऊपर विश्वास दिखाया है। क्या है कि ये मैंने राष्ट्रीय स्तर का NSUI के नेता रहे हैं और इनकी पहुंच है पब्लिक में भी और गांधी परिवार में भी, दोनों में पहुंच होने का उसको लाभ मिला है और इसको टिकट मिलने का कारण एकमात्र वही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और सियाराम कौशिक, तो क्या लग रहा है? धर्मलाल कौशिक की स्थिति निश्चित रूप से कमज़ोर है, बजाय कि सियाराम कौशिक एक बार उसको जीता, हार चुका है, एक बार जीत चुका है, ये दोनों में क्रम चल रहा है। तो धर्मलाल कौशिक के है, वैसे ही आपका बिलासपुर में अमर अग्रवाल, उसकी स्थिति मजबूत है। कोटा में आपका अटल श्रीवास्तव है कांग्रेस से, उसकी स्थिति मजबूत है। तो चूंकि हम बात कर रहे थे भिलाईनगर सीट की, तो भिलाईनगर सीट में प्रेम प्रकाश पांडे कैसा रहेगा चुनाव? क्या टफ रहेगी फाइट, कांटे की टक्कर रहेगी? कांटे की टक्कर को उसने कम कर दिया। अंतिम समय में काफ़ी लोग जुड़ गए उससे, जो नाराज़ थे ये थे उससे, वो लोग जुड़ गए, तो अभी उसकी स्थिति थोड़ा ठीक है। और कुर्सी पार में किसको मिलेगा वोट? मतलब क्या वोट दोनों एक तरफा जाने का है, पहले भी था, अभी भी यानी कांग्रेस के पक्ष में अधिक है। और चूंकि कोरबा की हम बात करेंगे तो जयसिंह अग्रवाल दिग्गज बड़े नेता हैं, और लखन लाल देवांगन ये बीजेपी से। लखन लाल देवांगन की पहुंच है उस क्षेत्र में, देवांगन समाज काफ़ी संख्या में है, अपना ये है, प्रबुद्ध भी हैं, धनी भी हैं, इसका अच्छा सहयोग मिल रहा है। परंतु साम दाम दंड भेद में वो माहिर है जयसिंह अग्रवाल, तो उसकी जीत की संभावना ये है। खरसिया से शायद उमेश पटेल इस बार हार रहे हैं। हाँ, खरसिया में इस बार चौधरी की स्थिति परिवर्तन का संकेत। और एक और सीट की हम बात करें चूँकि साझा की है, ईश्वर साहू के अगेंस्ट में रविंद्र चौबे हैं। तो उनका कैसा लग रहा है इस बार? रविंद्र चौबे को पसीना आ रहा है, पूरे साहू समाज एकजुट हो गए हैं और दिल खोल करके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 70% साहू। हाँ, और दिल खोल करके उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और एक मजदूर को मैंने विधानसभा में भेजने का जिस तरह से वहाँ के लोगों में उत्साह दिखाई देता है, तो उसके कारण क्या है कि डरे सहमे कांग्रेसी यानी हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहाँ पे भी हिंसा हुई है, झड़प हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की घटना हुई है, और जैसा कि हमको बताया जा रहा है कि वहाँ पे पुलिस कंप्लेंट लिखने को, तो ईश्वर साहू वहाँ से जीते। तो बीजेपी ने जो मतलब ये दाव खेला कि जो भुनाया, मैं कहता हूँ दाव भुनाया कि जो उनके बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसका उन्होंने उनको टिकट दिया। तो चूंकि बहुत लोग बोल रहे थे एक स्टंट है कि उनके पहले वहाँ पे जो विधायक थे लाभचंद बाफना, तो उनका टिकट काट दिया गया, और ये एक बीजेपी ने एक अलग कुछ दाव खेलने को किया। तो अगर 70% वहाँ साहू समाज और ईश्वर साहू के साथ है, मैं भी लगातार वहाँ कवरेज किया हूँ, तो वहाँ पे एक स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है ईश्वर साहू। निश्चित रूप से मजबूत दिखाई दे रही है और जीत की संभावना अधिक है। दिग्गज लोग, कई दिग्गज हार रहे हैं कांग्रेस के, उसमें आधे दर्जन मंत्री भी हार रहे हैं। चूंकि अब हम बात करेंगे टीएस सिंहदेव की। टीएस सिंहदेव ने जो बयान दिया है कि मेरे यहाँ इस बार जो पिछले बार जितनी सीटें जीते थे हम लोग, इस बार 7-8 सीटें हम लोग उनके तरफ, उनके एरिया में 7-8 सीटें आ रही। उसके कारण क्या है कि
कि एक तो थोड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और दूसरा ये आपका ईसाई बहुल क्षेत्र भी है। इन दोनों के प्रभाव क्षेत्र के कारण क्या है कि पिछले चुनाव में मैंने कांग्रेस को जीत मिली थी अधिक से अधिक, इस बार बढ़ गए हैं। और बढ़ने के कारण क्या है कि जो भी वहाँ पर मंत्री या ये बनाए थे वो उनकी कार्रवाई एक पक्षीय रहा। आप हमारा अमरजीत का है, बृहस्पति को पहले से ही हटा दिए थे विधायक को, तो सब विवादास्पद है, जिसके कारण क्या है कि कांग्रेस की वहाँ पर स्थिति थोड़ा कमज़ोर हुई है। इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। तो इस बार जैसे मान लीजिए कांग्रेस की सरकार अगर बनती भी है तो क्या खींचातानी रहेगी टीएस बाबा और भूपेश बघेल में, क्योंकि पिछले बार जैसा टीएस सिंह नहीं चाहेंगे ऐसा हो नहीं। और राहुल गांधी का भी एक बयान था कि जब चुनाव के बाद भूपेश बघेल दोबारा साइन करें। जहाँ तक स्थिति ये है, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो टीएस बाबा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये इंटरनल लोगों को कहना है कि इंटरनल फैक्ट हो चुका है और भूपेश बघेल के संभावना बहुत ही कम है। जैसा आपने शब्द का जिक्र किया यदि, वैसे ही कांग्रेस ने भी क्या कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 15,000 रुपए देंगे महिलाओं को। तो ये जो अगर है, क्या इसमें विश्वास की कमी है कांग्रेस को? निश्चित रूप से अगर मगर निश्चित रूप से विश्वास में कमी है और उनको एहसास भी हो गया है। जो पिछले 20 सीटों में चुनाव हुआ है उससे एहसास हो गया है कि कांग्रेस की नींव हिलने लगी है। चूँकि अगर जैसा और एक और ये भी चीज़ देखने को मिली है कि राजनांदगांव का जो चुनाव हुआ था रमन सिंह बनाम गिरीश देवांगन, तो उसमें भी बहुत कांटे का टक्कर है, मुकाबला बहुत आसपास है। निश्चित रूप से बहुत कांटे का टक्कर इस कारण का है कि रमन सिंह के 15 साल का कार्यकाल देखे हैं और अब परिवर्तन वहाँ के नागरिक भी चाहते हैं। रमन सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप से तिबारा का चौबारा देखना पसंद नहीं करते हैं। वो केंद्र की राजनीति में जाए, ऐसा लोगों का कहना है। तो वहाँ पे कांटे की टक्कर है। अब बेमेतरा में चूंकि अभी वर्तमान में आशीष छाबड़ा विधायक है, बेमेतरा में क्या है? गंभीर स्थिति है आशीष छाबड़ा की। जो उनका एक प्रकार से युवा नेता का जो चेहरा है, उसमें युवा नेता का चेहरा है, परंतु उन्होंने कहना तो नहीं चाहिए, ठेकेदारी इसमें कमीशन खोरी के कारण काफ़ी बदनाम हुआ है। तो चुनावी चर्चा को हम यही रोकेंगे। चुनावी चर्चा हमने की, पल पल के आपको अपडेट दिए और बताया कि कहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, और हमने लगभग 70 सीटों पर बात की कि किसका क्या लग रहा है, कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। इंडियन न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।